नमस्कार, मैं अलका रंजन अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो है एएनएम एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसका कि आज क्लास 4 है। हम क्लास 3 तक पहले करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन है, रजनोवृत्ति का एक सामान्य लक्षण जिसके प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। तो रजनोवृत्ति का मतलब क्या होता है? रजनोवृत्ति का मतलब ये होता है कि जो महिलाओं का मासिक चक्र होता है ना, महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है उसका समाप्त होना। सामान्यतः महिलाएं का जो यानी कि रजनोवृत्ति होती है वो 45 वर्ष में एवरेज बता रहे हैं, लगभग जो है समाप्त हो जाती है। तो यानी कि पीरियड आना बंद हो जाता है, उसी को रजनोवृत्ति कहते हैं। तो जब पीरियड आना महिलाओं में बंद हो जाता है तो उस समय कुछ जनरल यानी कि सामान्य लक्षण देखने के लिए मिलता है, जिसकी प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। तो उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो सामान्य लक्षण कौन सा है, तो उसको बोलते हैं हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस का मतलब क्या होता है? हॉट फ्लैशेस का मतलब ये होता है कि जब महिलाओं में पीरियड आना बंद हो जाता है तो उस समय महिलाओं में गर्माहट और बेचैनी होने लगती है। ये इस वजह से होती है क्योंकि पीरियड बंद होने के वजह से महिलाओं में हार्मोन का इम्बैलेंस होने लगता है, जिसके वजह से उसे गर्माहट और बेचैनी होने लगता है। तो उसी को हॉट फ्लैशेस कहते हैं। और ये इसमें जो मेन जो होता है वो महिलाओं में जो होने वाला सेक्स हार्मोन जिसका कि नाम एस्ट्रोजन होता है, मेन उसी के इम्बैलेंस होने के वजह से होती है। तो उसका जो है हम लोग को प्रबंधन करना चाहिए। और इसको इंग्लिश में जो है मेनोपॉज भी बोलते हैं। कभी कभी इसका इंग्लिश भी दे देता है, इसलिए इंग्लिश भी ध्यान में रखना है आप लोग को। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें बोला गया है कि पोषण शिक्षा कार्यक्रमों की योजना बनाने की योजना के अनुसार फॉर्मुलेशन चरण में डॉट दिया हुआ है, शामिल नहीं है। कहने का मतलब ये है इसमें कि जिसमें पोषण शिक्षा कार्यक्रम यानी कि पोषण के बारे में जो शिक्षा देना है उसका कार्यक्रम का जिसमें आप योजना बना रहे हैं, तो उस योजना के अनुसार जो है फॉर्मुलेशन चरण में कौन शामिल नहीं है। यानी कि इसमें से जो आपको ऑप्शन दिया गया है 4, उसमें से 1 गलत है और 3 सही है। वही बोला जा रहा है कि कौन शामिल नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। पहला ये है कि लक्ष्य निर्धारित करना। सही बात है, जब आप किसी को पोषण का शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो आप उसका लक्ष्य निर्धारित किए होंगे कि क्या क्या बताना है, क्या आपका लक्ष्य है। ऐसे तो नहीं उठ करके किसी को भी शिक्षा देने कहीं भी चले जाइएगा, नहीं। आपका लक्ष्य रहेगा ना कि स्कूल में जाना है, गांव में जाना है, किस कम्युनिटी में जाना है या घर में जाना है। कुछ लक्ष्य निर्धारित होगा, क्या क्या बताना है, तभी तो काम सफल होगा। तो ये तो सही है, लक्ष्य निर्धारित करना ये आपका सही है। नंबर 2 बोल रहा है शैक्षिक ढांचे की स्थापना करना। शैक्षिक ढांचे की स्थापना करना यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था का जो ढांचा है उसका स्थापना करना, ये तो नहीं है। मतलब कि आप जो है यानी कि किसी चीज़ का स्थापना करने थोड़ी ना जा रहे हैं कि आप जो है स्कूल का स्थापना कर लीजिएगा, उसके बाद आप रोज़ जो है वहाँ शिक्षा दीजिएगा या पोषण के बारे में बताइएगा, रोज़ स्कूल बैठ करके वहाँ खोल लीजिए। ऐसा करने तो किसी चीज़ का स्थापना करने तो आप नहीं जा रहे हैं। आप तो योजना बनाए हैं कि पोषण का शिक्षा देना है, तो फिर ये शैक्षणिक यानी शिक्षा व्यवस्था का ढांचा का स्थापना कीजिएगा, ये आपका काम नहीं है, ये अपना शिक्षा विभाग का काम है। तो ये आपका गलत है, ठीक है। फिर नंबर सी है संदेश डिजाइन करना। जी हाँ, संदेश डिजाइन करना आपका काम है। यानी संदेश डिजाइन करना जैसे कि आपको किसी को पोषण के बारे में शिक्षा देना है तो आप संदेश डिजाइन मतलब जैसे पोस्टर के माध्यम से आप किसी को बताइएगा कि देखिए भाई ये ऐसा ऐसा बच्चा है और ये विटामिन ए नहीं लिया ये बच्चा तो इसको ये बीमारी हुआ है। तो ये क्या है, आप पोस्टर बना करके उसको बताइएगा ना कि ये जो है विटामिन ए की कमी से इसको जो है आँख में होने वाला बीमारी हुआ है। तो ये जगह जगह पे पोस्टर लगा करके बताना, या फिर किसी और भी यानी कि देखते होंगे पोल पे या कहीं पर भी पोस्टर छप लगा हुआ रहता है कि इसके कमी से ये बीमारी होता है।
तो संदेश डिजाइन करके भी बताया जाता है। या फिर जैसे कि कोई गर्भवती माँ है, वो जो है यानी कि फॉलिक एसिड का गोली नहीं लिए, तो देखिए उसके बच्चे को ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हुआ, उसका फोटो बना करके बताना, डिजाइन करना, तो ये भी आपका सही है। नंबर डी है मीडिया और मल्टीमीडिया संयोजन का चयन करना। जी हाँ, आप मीडिया और मल्टीमीडिया का भी चयन कीजिएगा, उसके माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को रखिएगा, संदेश पहुंचाइएगा, लोग जागरूक होगा, तो जी हाँ ये भी आप कीजिएगा। तो समझ गए, ये वाला शामिल नहीं है, यानी शैक्षणिक ढांचे की स्थापना आपको नहीं करना है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता निम्न में से क्या है। यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होता है, वैसा यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि वैसा यानी कि इम्यूनिटी पावर जो कि हमारे माँ से मतलब कि बच्चों में प्रदान होता है। ठीक है, बच्चों को मिलता है, जन्म के समय ही माँ से प्रदान हो जाता है वो इम्यूनिटी पावर, तो उसको जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल माना कि 5 बच्चा जो है एक ही दिन जन्म लेता है और एक ही वातावरण में रह रहा है, तो कुछ बच्चे बीमार पड़े, कुछ बच्चे बीमार नहीं पड़े, तो वो जो बच्चे बीमार नहीं पड़े तो वो क्या है, उस वातावरण का जो भी यानी कि इन्फेक्शन है तो उसके प्रति यानी कि उसके विरुद्ध लड़ने का क्षमता अपने बॉडी में इम्यूनिटी पावर बना लिए। और जो व्यक्ति बीमार पड़े तो उसका इम्यूनिटी पावर लो था तो वो बीमार पड़ गए। तो हर व्यक्ति में जो है इम्यूनिटी पावर जो होता है वो जन्म से प्राप्त होता है, लेकिन सब व्यक्ति में अलग अलग रहता है। माँ के द्वारा जो हमको यानी कि इम्यूनिटी मिलता है वो यूनिक रहता है, लेकिन सबका एक जैसा नहीं रहता है। इसीलिए कुछ बच्चे देखिएगा कि किसी हालत में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और कुछ बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोरोना आया तो क्या है, कुछ लोग बीमार पड़े, कुछ लोग बीमार नहीं पड़े। जो लोग बीमार नहीं पड़े तो उसके खिलाफ जो है अपने बॉडी में इम्यूनिटी पावर लड़ने का क्षमता जो है वो बना लिए। तो प्रतिरक्षा जैसे सामान्य और गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र, तो सामान्य और गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र को क्या बोलते हैं, जन्मजात। गैर विशिष्ट को क्या बोलेंगे, जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली। क्योंकि विशिष्ट का मतलब ये होता है कि जो कि आप खुद किसी इन्फेक्शन से लड़ करके अपने बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर को मजबूत किए उस बीमारी से लड़ने के खिलाफ, तो वो विशिष्ट हुआ। विशिष्ट मतलब जिस चीज़ के लिए आपको मेहनत करना पड़ा, उस वायरस से आपको लड़ना पड़ा, तो उसको विशिष्ट प्रतिरक्षा प्रणाली कहेंगे। और जो कि आपके माँ से प्राप्त हो गया, आपको किसी भी प्रकार का काम करने का जरूरत नहीं पड़ा, आपको लड़ने का जरूरत नहीं पड़ा, उसको गैर विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। क्योंकि देखिए माँ के द्वारा जो मिल गया उसके लिए तो आपको मेहनत नहीं ना करना पड़ा, आप वो तो नेचुरल आपको मिल गया। लेकिन विशिष्ट उसको कहेंगे जिसके लिए आपको मेहनत करना पड़ा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य और गैर विशिष्ट रक्षा तंत्र। चलिए आगे देखिए 4 नंबर, स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यानी कि पूछ रहा है आपसे, जो कि स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जाता है उसमें सामुदायिक भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन क्यों, आपको सीधे क्वेश्चन पूछ दिया है कि आपका जो मतलब कि स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जाता है, जैसे कि टीबी का प्रोग्राम, मलेरिया का प्रोग्राम, फिलेरिया का प्रोग्राम, कोई भी जो प्रोग्राम चलाया जाता है उसमें पब्लिक का भागीदारी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ये भी बोल दिया है कि पब्लिक का शामिल होना, भागीदारी लेना ये जरूरी है, ये बोला है। लेकिन क्यों, आपसे ये पूछ रहा है क्यों है महत्वपूर्ण। ठीक है, समझ गए। तो अब देखिए ऑप्शन है केवल शहरी क्षेत्रों में ही आवश्यक है। ये ऑप्शन तो गलत है। ये थोड़ी ना होता है कि कोई भी कार्यक्रम चलाया जा रहा तो वो सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही आवश्यक है, ये गलत है। अब यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं के
प्रति उत्तरदायी है। जी हाँ, इससे ये सुनिश्चित होता है कि जो भी स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है वो सामुदायिक यानी कि पब्लिक की आवश्यकता के प्रति उत्तरदायी है, मतलब कि उसके आवश्यकता के लिए ही चलाया जा रहा है। इसलिए उसका जो है मतलब कि उसका रिस्पॉन्स ये बनता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे। सही बात है, जब कोई भी कार्यक्रम सरकार चलाती है तो वो पब्लिक के हित के लिए ही चलाती है, पब्लिक को जागरूक करने के लिए चलाती है। जैसे कि कोरोना आया तो कोरोना से लोग पब्लिक को ही ना जागरूक किया जा रहा था कि आप ऐसे सेपरेट रहिए, मास्क पहनिए, आप इस वायरस से बचिएगा, आप बीमार होने से बचिएगा। तो क्या पब्लिक को जागरूक किया जा रहा था। तो कोई भी कार्यक्रम चलाया जाएगा तो पब्लिक का भागीदारी होना उसमें ज़रूरी है, तभी तो पब्लिक जागरूक होगा उस चीज़ के प्रति। या कोई भी स्वास्थ्य लाभ यानी कि दिया जा रहा है तो उसके बारे में जागरूक होगा कि चलो ये चीज़ जो है आयुष्मान भारत के तहत जो कि इलाज दिया जा रहा है तो उसमें शामिल होगा पब्लिक, तब तो पता चलेगा। तो इसीलिए उसका ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जांपल कोई कार्यक्रम चल रहा है और आप ही जाइए, वहाँ कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो आप क्या सोचिए ये कैसा कार्यक्रम है, यानी कि किसी को कोई मतलब ही नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई आया ही नहीं, तो वैसा कार्यक्रम नहीं होगा ना। पब्लिक का यानी कि रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो आप समझ गए, ये होगा, ये सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है। तो ये आपका सही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो दोस्तों आपको अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के भी शेयर कीजिए।